हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू एफएफ बैम्बुल। और आज के पार्ट का नाम है टेटिस। तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो कहानी स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ पे ख़त्म हुई थी। अपना वैन केजिंग जाओ जिसू के नेक से खून पी रहा होता है। अपने जाओ जिसू का चेहरा पूरा लाल हो गया होता है। उसने अपने मुंह पे अपना हाथ रखा होता है। और वैन केजिंग को जितना खून चाहिए था उतना वो पी लेता है और जाओ के ऊपर से उठता है, अपने लिप का खून लिक करता है और एक अजीब सी मुस्कुराहट जाओ जिसू को देता है। जाओ जिसू तो अजीब सा फील कर रहा होता है, बट वो उठता है और कहता है, पी लिया ना तुम्हें जितना पीना था, अब मैं चलता हूँ। अजीब सा मुँह मत बनाना और ये मत कहना कि तुम्हें भूख लगा है। ये कहते ही जाओ जिसू जाने वाला था, तभी वैन केजिंग जाओ जिसू का हाथ पकड़ लेता है, अपने तरफ खींच लेता है और जहाँ से उसने खून पिया था वहाँ पे लिक कर लेता है। लिक करते ही जाओ जिसू के शरीर पे एक अजीब सी झंझनाहट फील होती है। उसका मुंह फिर से लाल हो रहा होता है। जाओ जिसू अपना हाथ वैन केजिंग से छुड़ाता है और कहता है, ये क्या हरकत थी। अपना वैन केजिंग दोनों हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है, वैम्पायर जहाँ से खून पीते हैं वहाँ पे लिक कर लेते हैं ताकि निशान ना रहे। ये निशान हटाने के लिए था बस। जाओ जिसू कुछ नहीं कहता है। जहाँ से वैन केजिंग ने खून पिया था वहाँ पे अपना हाथ रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। अपना वैन केजिंग तो स्माइल करता रहता है। अब अपना जाओ जिसू जैसे ही चैंगलिंग के पास बैठता है, अपने खाने के लिए वो बोल उठाता है, तभी चैंगलिंग कहता है, मुझे लगता है कि वैन केजिंग तुम्हें पसंद करने लगा है। ये सुनते ही जाओ जिसू के हाथ से बॉल गिर जाता है और उसने एक बाइट भी लिया होता है। वो खांसने लगता है जिस वजह से उसके मुंह का खाना बाहर निकल जाता है। चैंगलिंग फटाफट जाओ जिसू के शरीर को सहलाने लगता है। जाओ जिसू जैसे ही शांत होता है वैसे ही कहता है, क्या फालतू की बातें हैं चैंगलिंग। चैंगलिंग कहता है, मेरी क्या गलती, गुरजान दी ने कहा था। जाओ जिसू कहता है, क्या कि वैन केजिंग मुझे पसंद करने लगा है। चैंगलिंग कहता है, नहीं, गुरजान दी ने मुझे ये कहा था कि वैन केजिंग कभी भी किसी का खून पीता है तो हाथ की कलाई से पीता है, नेक से नहीं पीता है। बट उसने आपके नेक से खून पिया है तो मुझे लगा कि वो आपको पसंद करने लगा है। जाओ जिसू अपने नेक पे हाथ रखता है, थोड़ी देर तो शांत रहता है, फिर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, चुपचाप खाना खाओ और ये फालतू की बातें मत सोचो। जाओ ये कहते ही खुद के लिए भी उसी बोल में नया खाना निकाल के खाने लगता है। फिर चैंगलिंग भी अपना चुपचाप खाने लगता है। अभी उस जंगल में नाइट हो रहा था, इसलिए जाओ जिसू कहता है, थोड़ी देर की नींद ले लेते हैं फिर हम चलेंगे। अब अपना वैन केजिंग तो कुछ नहीं कहता है, बट चैंगलिंग अपने मैजिकल बैग से एक स्लीपिंग बैग निकालता है और सो जाता है। जाओ जिसू भी स्लीपिंग बैग निकाल के सो जाता है। बट अपना वैन केजिंग वो अभी भी जगा हुआ था। वो वहाँ के चांद को देखा जा रहा था। आसमान बहुत साफ था, चांद तारों को आप बहुत ही क्लियर तरीके से देख सकते थे। आसमान में बिल्कुल बादल नहीं थे, एकदम साफ था। ताज़ी हवा चेहरे को छू रही थी, झील का पानी की आवाज़ बहुत प्यारी लग रही थी। वो छोटे छोटे चिकनू जब आवाज़ कर रहे थे तो दिल को शांति मिल रहा था। अपना वैन केजिंग फिर वहाँ से उठ के उसी झील के पास बैठ जाता है और चिकनों की आवाज़ सुन रहा होता है और तारों को देख रहा होता है। अब हमें वैन केजिंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वैन केजिंग ऐसी ही जगह पे एक बार बैठा हुआ था। वहाँ पे झील नहीं था, छोटा सा तालाब था। आसमान उतने साफ नहीं थे, बट तारे दिख ही रहे थे। जुगनू की आवाज़ तो नहीं थी, बट एक ताज़ी हवा चेहरे पे छू रही थी। वैन केजिंग चांद को देख रहा होता है, तभी उसके पास एक औरत आती है और वो औरत फोमोंग रहती है। फोमोंग वैन केजिंग से कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैन केजिंग कहता है, इन तारों को देख रहा हूँ। फोमोंग भी अब वैन केजिंग के पास बैठ जाती है और स्माइल करती है और कहती है, मैं भी अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही तारों को देखा करती थी। वैन केजिंग फोमोंग की तरफ बहुत प्यार से देखता है और कहता है, आंटी आपका भी कोई पार्टनर था क्या। फोमोंग कहती है, क्यों नहीं, एक बहुत ही प्यारी लड़की जिसके बाल मेरे से भी खूबसूरत थे। वो जब देखती थी तो दिल ले लेती थी।
अपना वैन केसिंग बोलता है, आंटी उनका नाम क्या है और अब वो कहाँ पे है? फूमोंग कहती है, वो देखो वो तारा दिख रहा है ना, वही है वो। वैन केसिंग समझ जाता है कि फूमोंग आंटी की पार्टनर मर चुकी है। फूमोंग फिर कहती है उसका नाम लुवो था, वो बहुत ही अच्छी थी। लुओ किनक्याओ किरमाडा के साथ लड़ाई में वो मारी गई। वो एक विच थी। उसके मरने के बाद मैंने भी मरने की बहुत कोशिश की, बट कम वक्त मैं तो इमॉर्टल हूँ ना, मैं मर ही नहीं सकती। मैं अपने बुढ़ापे से कभी नहीं मर सकती। मैं तो चाहती हूँ कि कोई आए और मुझे मार डाले। वैन केसिंग फूमोंग के होठ पे हाथ रखता है और कहता है, आंटी ऐसा मत बोलो, मरने की बातें मत करो। अपनी फूमोंग वैन केसिंग का हाथ हटाती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, मैं मरना चाहती हूँ बेटा। मेरे आंखों के सामने मेरा सब कोई अपना मर गया। उस किरमाडा ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। फूमोंग रोने लगती है। अपना वैन केसिंग फूमोंग के आंसू को ही देख रहा होता है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अपने करंट वाले वैन केसिंग की आंखों में हल्की सी आंसू रहती है। वो अपना आंसू साफ करता है और उसी चांद को देख रहा होता है। अब उस चांद के पास में ना 2 तारे थे एक साथ में ही। अपना वैन केसिंग धीरे से कहता है, फूमोंग आंटी आप अपने लोगों के साथ खुश तो हो ना? वैन केसिंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ उस सितारों को देखा जा रहा था। अब अपने जाओ जिसू की नींद हल्की हल्की खुलती है। जाओ जिसू अपने आसपास देखता है तो चैंगलिंग तो था, बट अपना वैन केसिंग नहीं था। अपना जाओ जिसू थोड़ा सा उठता है, सीधा देखता है तो वैन केसिंग दिखता है जो झील के पास बैठा हुआ है, आसमान में देख रहा है और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल है। उस स्माइल को देख के जाओ जिसू 1 मिनट के लिए तो फ्रीज हो जाता है। उसका पूरा फोकस वैन केसिंग के स्माइल पे ही थी। वैन केसिंग का बाल हवा के कारण बहुत ही प्यारा उड़ रहा होता है और उसका चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। चांद की रोशनी उसके चेहरे पे और भी चमक दे रही थी। अब जाओ जिसू अपने नेक पे हाथ रखता है और वैन केसिंग को ही देखा जा रहा होता है। अब कट टू स्टोरी गाइस। अब हमें फई को दिखाया जाता है, मतलब वही वुल्फ को दिखाया जाता है। अपना ये भाई उस वुल्फ के पास आया था। अपना प्रिंस भी उसके पास में ही था। ये भाई उस वुल्फ से कहता है, मतलब फई से कहता है, तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे कितने साथी हैं? अपना फई गुनगुना रहा होता है। ये भाई को गुस्सा आता है। वो एक मुक्का फई को मारता है और कहता है, चुपचाप बताओ तुम्हारे और कितने आदमी हैं? फई बोलता है, मैंने कह रखा था मैं इस अच्छे रास्ते में अकेला हूँ। ये भाई बोलता है, तो हत्या होनी बंद क्यों नहीं हुई है? अभी भी लड़कियों को क्यों मारा जा रहा है? अपना फई तो अंदर रहता है, बट अभी भी लड़कियों की मौतें हो ही रही थी। दाहिना पाँव अभी भी ले जाया ही जा रहा था। अपना फई एक शांत सी वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता, शायद कोई इस नेकी के रास्ते में चलना चाहता हो। मैं नहीं जानता कि वो शख्स कौन है, बट वो जो भी है उसे किरमाडा का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। ये भाई को गुस्सा आता है और वो फई को अपने लात से मारने लगता है, बट फई अभी भी हंस रहा होता है और वही गुनगुना रहा होता है। ये भाई ने फई को बहुत ही मार दिया होता है, बट फई कुछ नहीं कह रहा होता है और ये भाई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। प्रिंस वो खून खराबा अपने आंखों के ही सामने देख रहा होता है। फई का बहुत सा ब्लड निकल गया होता है। अपना प्रिंस ये भाई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सर ये मर जाएगा, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। अगर ये मर गया तो हमारा किया धरा सब पानी में मिल जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यही हमारे पास एक लौता सबूत है जो हमें बता सकता है कि वो इंसान कौन है जो इसकी मदद कर रहा है और कौन कौन मिला हुआ है। आप इसे ही मार देंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे आगे। अपने ये भाई को गुस्सा तो आ रहा होता है, बट अपने प्रिंस के कहने पे वो उसे छोड़ देता है। ये भाई और प्रिंस फिर वहाँ से निकल जाते हैं। ये भाई और प्रिंस के जाते ही
फई खड़ा हो जाता है, फिर आराम से एक जगह पे बैठ जाता है, अपना खून साफ करता है और अपने जेब से एक चाबी निकालता है और अपनी हाथ की हथकड़ी खोल लेता है और मजे से थोड़ी देर के लिए लेट जाता है। अभी जो अपना फई जिस साइड बैठा हुआ था ना, उस साइड कैमरे का फोकस नहीं पड़ता फई पे। अब फई एक गाना गाता है ऐसे ही, ये कितने सारे रात शिकारी बने शिकार। ये कहते ही मतलब ये गाना गुनगुनाते ही बहुत तेज तेज हंसने लगता है। फिर फई अपने हंसी को रोकते हुए धीरे से कहता है, इस बुढ़ऊ का गुस्सा देख के तो लगता है कि हैप्पी गोस्ट अपना काम अच्छे से कर रहा है और लवलेस पे मुझे यकीन है वो तो अपने काम में अंजाम दे ही रहा होगा। फिर फई हंसता है और वही गाना वापस गुनगुनाता है। अब कट टू स्टोरी गाइस। अब हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हेल्दी आदमी एक लड़की का दाहिना पाँव काट लेता है। वहाँ पे और भी बहुत सारे आदमी थे। वो आदमी उस लड़की का दाहिना पाँव अपने हाथ में पकड़ता है और खाने लगता है। वो आदमी फिर कहता है सबसे, जितने भी लड़की मिले सबका दाहिना पाँव काटते रहो, किसी को भी किसी बात का शक नहीं होना चाहिए, मारते रहो जो भी मिले। और ये कहते ही वो आदमी उस लड़की के पाँव को पूरा ख़त्म कर देता है और हड्डियाँ वहीं पे फेंक देता है। अब हमें वैन और जाओ को दिखाया जाता है। मॉर्निंग हो गई होती है, वो सब आगे के सफ़र के लिए एकदम तैयार हो गए होते हैं। वो जंगल में भटक ही रहे होते हैं। वैन केसिंग बोलता है, कितना घना जंगल है ना, अपने चैंगलिंग को तो मच्छर बहुत ही काट रहे होते हैं। वो तो अपने शरीर पे ही मार रहा होता है मच्छर मारने के कारण। अपने जाओ चीज़ों को भी मच्छर काट रहे होते हैं, बट वैन केसिंग को कोई मच्छर काट ही नहीं रहा होता है। जाओ जिसो चढ़ के बोलता है चैंगलिंग को मच्छर काट रहे हैं, मुझे मच्छर काट रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं काट रहे। वैन केसिंग तो पहले शांत रहता है, फिर हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, वो मेरा क्या खून पियेंगे, मैं उनका खून पी जाऊँ, वैम्पायरों को छूने की औकात नहीं होती किसी की। ये कहते ही सीधा सीधा चलने लगता है। जाओ जिसो पीछे से मुंह बना के कहता है, वैम्पायर को किसी को छूने की औकात नहीं होती, इसको तो मैं जान से मार दूंगा। और ये कहते ही जाओ जिसो भी गुस्से में चलने लगता है। अब चलते चलते ही वो तीनों बहुत दूर आ गए होते हैं। उन तीनों को एक टेम्पल दिखाई देती है जो पूरी टूटी हुई होती है। वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं थी, कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, बस ऐसे ही नॉर्मल क्रिएचर्स की मूर्तियाँ थी। बट वो थी टेम्पल, क्योंकि अभी भी दीवारों पे मन्नत के धागे बांधे हुए थे। अब वो तीनों टेम्पल के अंदर जाते हैं और अच्छे से देखने लग जाते हैं। जाओ जिसो बोलता है, बारा ने बोला था कि हमारा यहाँ पे मुकाबला किसी टेटस नाम के इंसान से होगा, बट हम कब से चल रहे हैं, ना ही कोई जाल आया, ना ही कोई इंसान आ रहा है हमसे लड़ने के लिए, कब तक चलना पड़ेगा हमें। वैन केसिंग अपने दांतों के बीच में अपने जीभ को दबाता है, एक आईब्रो ऊपर करता है और कहता है, ओह तुम्हें सबारा की बहुत याद आ रही है ना। जाओ जिसू भी चिढ़ के कहता है, हाँ आ रही है, तो तुम्हें क्या करना है। वैन केसिंग एक अजीब सा स्माइल करता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं करना है। फिर वैन केसिंग जाओ जिसू के सीधा सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खून पीना है। जाओ जिसो कहता है, तो मैं क्या करूं, बस छुटकू का खून पी लो, मेरा नहीं, मैं तुम्हें खून नहीं देने वाला। चैंगलिंग बोलता है, मेरे से दूर ही रहना, मैं अपना खून किसी को नहीं देने वाला, मैं यहाँ पे खून डोनेट करने नहीं आया हूँ, तुम दोनों के बीच की बात है तो तुम दोनों में रखो, मेरे पे मत आओ। और ये कहते ही चैंगलिंग टेलीपोर्ट होकर थोड़ा दूर चला जाता है। अपना वैन केसिंग जाओ को देख के बोलता है, मुझे तो खून चाहिए, दोगे या फिर नहीं। जाओ जिसो बोलता है, नहीं। वैन केसिंग बोलता है, तो ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। जाओ जिसो बोलता है, कैसी मदद। वैन केसिंग बोलता है, आगे कोई मुसीबत आ गई या फिर कोई डीमन आ गया तो मैं तुम्हारी सेफ्टी नहीं करने वाला। जाओ जिसो एक अजीब सी स्माइल करता है और कहता है, कोई ज़रूरत भी नहीं है मुझे तुम्हारे सेफ्टी की, मैं खुद की रक्षा खुद कर सकता हूँ। और ये कहते ही थोड़े दूर जाने लगता है। अब जाओ जिसो चल ही रहा होता है, तभी एक फ्लोर ना थोड़ी सी ऊपर रहती है। जाओ जिसो गलती से उस पर पाँव रख देता है। अब वो फ्लोर नीचे धंस जाती है और एकदम फ्लैट हो जाती है।
फ्लैट होते ही पूरा टेम्पल हिलने लगता है। अब अचानक से तीनों पे एक जाल गिर जाता है। अपना वैन केसिंग वो तो एक बैट बन के छोटा होके उस जाल से निकल जाता है, बट अपना जाओ जिसू और चैंगलिंग उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। अपना चैंगलिंग टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, बट उस जाल के अंदर उसकी टेलीपोर्ट की शक्ति काम कर ही नहीं रही होती है। अपना जाओ जिसू अपनी वेपन निकाल लेता है और जाल काटने ही वाला था, तभी नीचे की फ्लोर लावा में कन्वर्ट होने लगती है। लावा देखते ही अपना जाओ जिसू उसको नहीं काटता है। अपना वैन केसिंग हंस रहा होता है। वैन केसिंग अभी भी बैट के रूप में होता है। चैंगलिंग बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी टेलीपोर्ट की शक्ति काम नहीं कर पा रहा और तुम बैट बन के घूम रहे हो। अपना वैन केसिंग कहता है, हो सकता है जो जाल के अंदर रहे वो अपनी शक्ति यूज ना कर पाए और बाहर वाले कर सकते हो, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ और तुम नहीं। अपना चैंगलिंग कहता है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। जाओ जिसू भी कहता है, हाँ वैन केसिंग, हम दोनों को यहाँ से निकालो। अपना वैन केसिंग हंसता है और कहता है, चैंगलिंग को तो मैं निकाल दूंगा, बट तुम्हें नहीं, क्योंकि तुमने मुझे खून देने से मना किया और तुमने कहा भी था ना मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, तो ये भी तुम खुद ही मैनेज कर लेना। ये बात सुन के साउज उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, बट वो अपना गुस्सा शांत करके कहता है, ठीक है मैं तुम्हें अपना खून दे दूंगा पीने को, बट मुझे और चैंगलिंग को इस जाल से निकालो। वैन केसिंग हंसता है और कहता है, ये हुई ना बात। अब आधी टेम्पल तो लावा में कन्वर्ट हो गई होती है, बट 2-3 बड़े स्टोन थे जिसके ऊपर लावा नहीं आया था। अब अपना वैन केसिंग अपने बैट के रूप में ही वो जाल काट लेता है। जाल कटते ही जाओ जिसू सीधा नीचे गिरने वाला था। जाओ जिसू थोड़ा सा डर गया होता है, बट अपना वैन केसिंग जाओ जिसू का कपड़ा पकड़ लेता है और उसी बड़े वाले स्टोन पे ले जाके खड़ा कर देता है जहाँ पे लावा नहीं था। अपना वैन केसिंग बैट के रूप में जरूर था, बट पूरी स्टैमिना थी उसके अंदर, मतलब वो इंसानी रूप में जितना भारी सामान उठा सकता है उतना बैट के रूप में भी उठा सकता है। अब अपना वैन केसिंग चैंगलिंग की भी जाल काट देता है। चैंगलिंग की जाल कटते ही वो भी नीचे गिरने वाला था, बट वैन केसिंग बचाता उससे पहले चैंगलिंग खुद टेलीपोर्ट होके एक बड़े वाले स्टोन पे जाके खड़ा हो जाता है। अब अपना वैन केसिंग भी जाओ के पास जाके इंसानी रूप में आ जाता है। जाओ कहता है, तुम मेरे स्टोन पे क्या कर रहे हो, दूसरे वाले पे जाओ। अपना वैन केसिंग कहता है, मैं यहीं पे रहूंगा, तुम्हें कोई टेंशन है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अपना जाओ जिसको कुछ नहीं कहता है। वो कहता है, अब बाहर कैसे जाएं। चैंगलिंग कहता है, मैं टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता हूँ और टेलीपोर्ट होके कहीं ले जाता हूँ। अपना जाओ जिसो हाँ में से लाता है। चैंगलिंग टेलीपोर्ट करता उससे पहले वो तीनों को कोई और टेलीपोर्ट कर देता है। अपना चैंगलिंग और जाओ जिसो एक चेयर पे बैठ गए थे और अपना वैन केसिंग खड़ा था बीच में। वैन केसिंग बंधा हुआ नहीं था। अपना जाओ जिसो बोलता है, तुमने कहाँ पे टेलीपोर्ट किया है। चैंगलिंग घबरा के बोलता है, मैंने टेलीपोर्ट नहीं किया है, मैंने टेलीपोर्ट नहीं किया। अब एक क्यूट सी किसी लड़के की आवाज़ आती है जो कहती है, इसने नहीं किया है, मैंने किया है। वो लड़का उन तीनों के सामने आता है। वो लड़का बहुत पतला था, उसने एक ब्लैक जीन्स पहनी थी और नॉर्मल ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, बट उसकी पेट दिख रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके 2 सींग थे। उसके शरीर पे हल्की हल्की टैटू दिख रही थी, मतलब हल्की क्या, हाथ पे पूरी टैटू दिख रही थी उसकी। उस लड़के को देख के तीनों के तीनों देखते रह जाते हैं। वो लड़का बहुत ही क्यूट था और देखा जाए तो बहुत ही हॉट था। वो लड़का कहता है, मेरा नाम है टाटस, अगर तुम सोबारा से जीत के आए हो तो तुम्हें पता ही होगा मेरे बारे में। वैसे सोचने की बात है, सोबारा इतनी वीक कैसे हो गई जो तुम तीनों नमूनों को हरा नहीं पाई। अब टाटस वैन केसिंग से कहता है, आप वहाँ से हट जाइए, नहीं तो आप चिकन फ्राई हो जाएंगे, लेग पीस बन जाएगा आपका। वैन केसिंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। टाटस कहता है, अरे यार। टाटस अपना हाथ सीधा करता है। उसके हाथ में एक रस्सी वाली टैटू बनी हुई थी। अब वो टैटू एक रस्सी में कन्वर्ट हो जाती है और वैन केसिंग के पूरे शरीर पर लपेट जाती है। टाटस फिर अपनी हाथ पीछे करता है तो वैन केसिंग नीचे गिर जाता है। अब वैन और चैंगलिंग जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे ना, वो जगह एकदम फ्लोर वाली थी। अपना वैन केसिंग उस फ्लोर से नीचे गिर जाता है। वैन केसिंग के फ्लोर से नीचे गिरते ही वो जो जगह थी वो लावा में कन्वर्ट होने लगती है नीचे से।
अपना जाओ जिसो उस लावे को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। चांगलिंग भी घबरा जाता है। चांगलिंग टेलीपोर्ट होने की बहुत कोशिश करता है बट वो टेलीपोर्ट हो ही नहीं पा रहा था और उनकी हाथ में जो वो बंधी हुई थी वो टूट ही नहीं रही थी। अब वो जो रस्सी थी वो वापस टेटस के हाथ में जाके टैटू बन जाती है। टेटस स्माइल करता है और कहता है, देखो तुम बीच वाले लड़के जो खुले हुए हो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। वैन गेजिंग उठता है, अपना कपड़ा झाड़ता है और कहता है, क्या ऑप्शन है? टेटस कहता है, तुम इन 2 नमूनों में से एक नमूनों को ले जाओ दूसरे पड़ाव पे और एक नमूनों को यहाँ पे मेरे साथ मरने के लिए छोड़ दो। अगर तुम किसी का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब वैन गेजिंग एकदम सीधा हो जाता है, उन दोनों को देखने लग जाता है पीछे मुड़ के। अपना जाओ जिसो और चांगलिंग भी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और टेटस एक स्माइल कर रहा होता है। और अभी टेटस का कहने का मतलब ये था कि चांगलिंग या फिर जाओ में से किसी एक को मार दो और आगे चले जाओ। और टेटस के बारे में कुछ बता दें, टेटस की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। जो टेटस के शरीर में जो भी टैटूज है ना वो चीजों में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे टेटस ने रस्सी बनाई थी टैटू के रूप में, वो रियल रस्सी बन गई। अगर वो किसी की जैसे ड्रैगन बना ले, शेर बना ले तो वो रियल हो जाएगा, या फिर कोई हथियार बना ले वो सब रियल हो जाएंगे। मतलब जो टेटस के शरीर में जितनी भी टैटू है ना वो सब रियल्स हैं। तो आई होप आपको इनकी नेक्स्ट फाइटिंग अच्छी लगे टेटस के। टेटस अभी भी सीधा खड़ा था। वैन अभी भी सोच नहीं पा रहा था कि वो बलिदान के रूप में किसे चूज करे। जाओ जिसो फिर चिल्ला के कहता है, मुझे चूज करो। वैन गेजिंग तुम मुझे चूज करो और चांगलिंग को लेके आगे के सफर में बढ़ो। अपना वैन गेजिंग चिल्ला के कहता है, चुप रहो, मुझे फैसला करने दो, बीच में मत बोलो। जाओ जिसो गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना तुम चांगलिंग को लेके आगे जाओ। अपना टेटस अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है और इन तीनों को ही देखने लगता है। फिर चांगलिंग कहता है, वैन तो मुझे बलिदान करो और जाओ को लेके आगे जाओ। जाओ तुम्हारे सफ़र में ज़्यादा हेल्प करेगा, मैं नहीं। अभी टेटस के चेहरे पे एक हल्की सी साइड स्माइल आ जाती है। अपना जाओ जिसो चांगलिंग को चिल्ला के बोलता है, चुप करो, अभी तुम छोटे हो, इतने जल्दी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अपना वैन गेजिंग कहता है, तुम दोनों चुप रहो, मुझे सोचने दो। अपना जाओ जिसो कहता है, सोचने की क्या बात है, मुझे चूज़ करो। अपना चांगलिंग कहता है, नहीं नहीं मुझे चूज़ करो। अब तीनों ऐसे ही लड़ने लग जाते हैं और अपना टेटस दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है। अपना वैन गेजिंग फिर अचानक से चिल्ला के कहता है, चुप, मैंने सोच लिया है। टेटस कहता है, हाँ बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम तीनों की लड़ाई से वैसे भी थक चुका था। वैन गेजिंग टेटस के सामने देखता है और अपनी तलवार निकाल लेता है, मतलब वो अपनी हथियार निकाल लेता है, डुअल हथियार वाली। अपना टेटस हंसता है और कहता है, एक डुअल वेपन तुम्हें यूज करना भी आता है? वैन गेजिंग बोलता है, सीख रहा हूँ। वो हंसता है और कहता है, अच्छा? वैन गेजिंग कहता है, हाँ। अपना टेटस कहता है, वैसे तुमने यह हथियार क्यों निकाला है? तो हम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम मेरे से लड़ोगे? अपना वैन गेजिंग कहता है, हाँ मैं यही सोच रहा था कि मैं तुमसे लड़ूंगा। अगर मैं तुमसे जीत गया तो मुझे जाओ और चांगलिंग जिंदा चाहिए और तुम हमें आगे भी जाने दोगे। टेटस कहता है, ओह वाह, क्यों नहीं, तुम अगर जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा तुम्हारे दोस्तों के साथ में। अपना वैन गेजिंग लड़ने के एकदम पोजीशन पे आ जाता है और कहता है, तो तैयार हो जाओ। ये कहते ही वैन गेजिंग अपना हथियार लेके टेटस की तरफ बढ़ने लगता है। टेटस कहता है, 1 मिनट रुको तो सही। बट वैन गेजिंग रुकता नहीं है और उस पर हमला करने लगता है। टेटस बड़े ही आसानी से उसके हमले से बच रहा होता है। अब टेटस ऐसे ही बचते बचते अपने शरीर का शर्ट खोल देता है। उसके शरीर पे पूरी टैटू थी और बीच में एक बहुत बड़े टाइगर की टैटू थी। अब टेटस अपने हाथों को खोल लेता है, अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे करके आगे करता है और कहता है, लड़ो। और ये कहते ही टेटस के जितने भी शरीर में टैटू थे ना वो आधे निकल जाते हैं और वो अलग अलग क्रीचर्स में बदल जाते हैं। अब वो सारे क्रीचर्स वैन गेजिंग पे हमला करने लग जाते हैं। टेटस तो मजे से दूर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो क्रीचर्स ही इतने थे कि टेटस के पास आना बहुत मुश्किल था। वैन गेजिंग फिर भी सबसे लड़ रहा होता है और टेटस के करीब जा रहा होता है। वैन गेजिंग मन में ही कहता है, बहुत है ये, लड़ना मुश्किल है बट मुझे लड़ना पड़ेगा। मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहता। अपना जाओ जिसो मन में कहता है, पागल, मुझे मरने देता ना, कितने से लड़ेगा ये?
अकेले लड़ भी पाएगा? अपना चांगलिंग मन में कह रहा होता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अब लड़ाई काफ़ी देर तक चल रही होती है। वैन केसिंग अभी भी उन सब से ही लड़ रहा होता है। टाइटस थोड़ा बोर हो गया होता है, इसलिए वो बात करने का सोचता है। टाइटस उन दोनों से कहता है, वैसे तुम तीनों हो कौन? तुम्हारे पास क्या क्या शक्ति है मुझे बताने का कष्ट करोगे? अपना वैन केसिंग कहता है, कोई शौक नहीं है। टाइटस कहता है, ठीक है। फिर टाइटस ये कहते ही अपने हाथ के टैटू से और फिर कीचस निकाल लेता है। टाइटस फिर बहुत पूछ रहा होता है और जब जब उसके बातों का जवाब नहीं मिलता तब तक वो और भी डीमंस निकाल दे रहा होता है। अपना वैन केसिंग इस बात से गुस्सा हो जाता है और कह देता है, मैं एक स्पेशल वैम्पायर हूँ और वो बड़ा लड़का जाओ जिसू है जो एक स्पेशल वुल्फ है और वो पास वाला लड़का डुअल कास्टर है जो हीलिंग और टेलीपोर्ट कर सकता है। टाइटस हंसता और कहता है, पहले बता देते ना यार, इतने डीमंस यूज नहीं करना पड़ता मुझे। वैसे एक डुअल कास्टर कमाल होते हैं, बहुत रेयर दिखते हैं ना इसलिए, और हीलिंग वाले तो बहुत ही कम मिलते हैं। एक वुल्फ भी अच्छे होते हैं, बट तुम स्पेशल वैम्पायर, अगर तुम आगे गए तो तुम पक्का मरोगे, क्योंकि अगले पड़ाव वाली लड़की स्पेशल वैम्पायरों से नफरत करती है। वैन केसिंग टाइटस की बातों का जवाब नहीं देता, ना ही ध्यान देता है। वैन केसिंग जाओ की तरफ देखता है और कहता है, वैसे तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे खून दोगे? जाओ हाँ में सर हिलाता है। वैन स्माइल करता है और कहता है, तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये कहते ही वैन केसिंग अपनी स्प्रेड दिखाता है। वैन केसिंग अपनी पूरी शक्ति अपने पाँव में डाल देता है और बहुत तेज भागता है। वो इतना तेज भाग रहा होता है कि एकदम लाइट की स्पीड से वो भाग रहा होता है और हाथों हाथ सारे डीमंस को मार रहा होता है। टाइटस ये देख के हैरान से ज्यादा खुश रहता है, उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल रहती है। वैन केसिंग उसी स्पीड में सीधा टाइटस के गर्दन पे अपनी हथियार ला के रख देता है। वैन केसिंग कहता है, तुम हार गए, अब हमें जाने दो। टाइटस हंसता और कहता है, लड़ाई तो अभी स्टार्ट हुई है। अब टाइटस की जो पीठ पे था ना, वो हाथों के टैटू थे। अब टाइटस अपने पीठ को थोड़ा सा हिलाता है और वो जो हाथ के टैटू थे वो अपने नॉर्मल हाथ में बन जाते हैं। अब टाइटस के पास पूरे 6 हाथ थे और 4 हाथ में हथियार थे और 2 हाथ खाली था। अब टाइटस अपनी सींग भी थोड़ी सी बड़ी कर देता है और वैन केसिंग के पाँव पे लात मार के वहाँ से फ्लिप जंप मार के दूर चला जाता है। टाइटस फिर अपने सीने के शेर वाले टैटू को भी जिंदा कर देता है और वैन केसिंग पे हमला करने का बोलता है। अब वो शेर वाला टैटू और टाइटस दोनों वैन केसिंग पे हमला कर रहे होते हैं और वैन केसिंग उन दोनों से लड़ रहा होता है। वैन केसिंग ने स्पीड बढ़ाने के चक्कर में अपनी आधी से ज़्यादा स्टैमिना, अपनी आधी से ज़्यादा शक्ति यूज़ कर ली होती है, इसलिए वो थोड़ा सा वीक फील कर रहा होता है। वैन केसिंग की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। टाइटस के जो हाथ में हथियार था वो अच्छे खासों को घायल कर देता था और हील करने में बहुत टाइम लगता था। टाइटस वैन केसिंग से लड़ते हुए भी कहता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, इन दोनों में से किसी एक की बलि चढ़ा दो और आगे चले जाओ। बट वैन केसिंग अपने हथियारों को और कस के टाइट पकड़ लेता है। टाइटस को चोट पहुंचाता है और थोड़ा सा पीछे होता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। और ये कहते ही वैन केसिंग फिर से टाइटस से लड़ने लगता है। अपना टाइटस कहता है, क्यों नहीं, कभी तो तुम हार मानोगे ही ना। और ये कहते ही वैन केसिंग से लड़ने लगता है। आपने जाओ जिसू को वैन केसिंग को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैन केसिंग की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। जाओ जिसको गुस्सा आ रहा होता है वो अपनी रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो एक तरीके का मैजिकल रस्सी था, टूट ही नहीं रहा होता है। चैंगलिंग अभी भी कोशिश कर रहा होता है टेलीपोर्ट की, बट वो हो ही नहीं पा रहा होता है। वैन केसिंग और टाइटस की लड़ाई काफ़ी देर तक चल जाती है। वैन केसिंग ने कस के टाइटस से लड़ाई की होती है और टाइटस को भी बहुत घायल कर दिया होता है, बट वैन केसिंग बहुत थक गया होता है। वैन केसिंग का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, जिस वजह से वैन केसिंग नीचे गिर जाता है। अब टाइटस का शेर वैन केसिंग के पेट पे अपना पाँव रख लेता है और टाइटस वैन केसिंग के पास में आके एक तलवार लेके अपने वैन केसिंग के गर्दन पे रख लेता है और कहता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, किसी की बलि दे दो और आगे चले जाओ। वैन केसिंग कहता है, बिल्कुल नहीं। टाइटस हंसता है और कहता है, बहुत अच्छे, तुमने फाइटिंग तो मेरे से बहुत अच्छा किया। आज तक जितने भी आए हैं
उन सब से काफ़ी अच्छा, तुमने मुझे काफ़ी चोट पहुंचाया, बट सबकी तरह तुम भी हार गए। अब टाइटस वैन केसिंग को मारने ही वाला था, तभी चैंगलिंग और जाओ चिल्लाने लगते हैं गुस्से में कि एक बार छोड़ो, हम तुम्हें बताते हैं। टाइटस चैंगलिंग और जाओ जिसू की तरफ ही देखने लग जाता है। फिर टाइटस वैन केसिंग की तरफ देखता है जो थका हुआ था, बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बट लड़ने के लिए अभी भी तैयार था। टाइटस एक तेज से स्माइल करता है और वैन केसिंग के गर्दन पे वार कर देता है। ये देखते ही सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो जब अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वो कोई सिटी टाइप एरिया में आ गए हैं, मतलब विलेज टाइप एरिया, बट बहुत लोग हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं। जाओ जिसो चैंगलिंग अपने हाथ पे ध्यान देते हैं तो उनके हाथ में कोई रस्सी नहीं बंधी हुई थी और वो नीचे ज़मीन पे बैठे हुए थे। बहुत ही भीड़ था सामने उनके। जब सामने से भीड़ हटता है तो वो देखते हैं कि वैन केसिंग ज़मीन पे लेटा हुआ है अभी भी, और टाइटस एकदम सीधा खड़ा है और टाइटस ने शर्ट भी पहन रखा है। जाओ जिसू और चैंगलिंग फटाफट वैन की तरफ भागते हैं। जाओ जिसू फटाफट वैन के सर को अपने पाँव पे रख लेता है, मतलब अपने गोद में रख लेता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, और चैंगलिंग भी वैन को आवाज़ दे रहा होता है। जाओ जिसू गुस्से में टाइटस को देखता है और कहता है, तुमने क्या किया वैन के साथ? टाइटस कहता है, बस मैंने उसे सुला दिया है, वो बहुत थक गया था ना, टेंशन मत करो, वो जिंदा है। अपने टाइटस ने ना वैन केसिंग के गर्दन पे मारा होता है, बट टाइटस की हथियार की एक खासियत है, अगर वो किसी को जान से नहीं मारना चाहे ना तो वो नहीं मरता। टाइटस ने बस वैन केसिंग के गर्दन पे मार के उसे सुला दिया होता है। अपना जाओ जिसू कहता है, तुमने हमें छोड़ कैसे दिया? टाइटस कहता है, तुम तीनों की दोस्ती देख के अगर तुम में से कोई एक बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाता ना तो मैं तुम तीनों को मार देता। मैं तो यही देखना चाहता था कि तुम कितने अच्छे दोस्त हो, और तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हें मारा नहीं। अपना जाओ जिसू कहता है, अभी हम कहाँ पे हैं? टाइटस कहता है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरी फैमिली रहती है। अब एक छोटी सी बच्ची टाइटस टाइटस करके उसके गले लग जाती है। अब टाइटस भी उसे अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, नन्ही बच्ची यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बच्ची कहती है, टाइटस भैया मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी, आप आए ही नहीं खेलने को। टाइटस कहता है, आज कुछ काम था। फिर वो बच्ची उन तीनों की तरफ देखती है और कहती है, टाइटस भैया ये कौन है? टाइटस कहता है, ये मेहमान है जो आज रुकेंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। वो बच्ची थोड़ा सा सर हिलाती है। आप टाइटस कहता है, आप मेरी प्यारी परी, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। परी कहती है, ठीक है टाइटस भैया, और ये कहते ही उन तीनों को बोलती है कि इधर आओ, इधर तुम रहना। अब कट टू स्टोरी गाइस। वैन केसिंग बेड पर लेटा हुआ था। वैन केसिंग की हल्की हल्की नींद खुलती है। वैन केसिंग फिर उठ जाता है। अभी वैन केसिंग ना पूरा एकदम हील हो गया होता है, चैंगलिंग ने उसे हील कर दिया होता है। अपना वैन केसिंग आसपास देखता है तो एक छोटा सा हट टाइप घर रहता है। अब एक दूर खड़ी हुई बच्ची उसे चुप चुप के देख रही होती है। वैन केसिंग जब उसको देखता है तो वो चिल्ला के बोलती है, वो खूबसूरत भैया की नींद खुल गई, वो खूबसूरत भैया की नींद खुल गई, और ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। वैन केसिंग तो देखता ही रह जाता है कि ये बच्ची क्या थी। जाओ जिसू चैंगलिंग फटाफट भाग के आते हैं और पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? अभी तुम कैसा फील कर रहे हो? अपना वैन केसिंग कुछ बोलता उससे पहले ही टाइटस को अपनी तरफ आता हुआ देख के एकदम हैरान हो जाता है और अपनी हथियार निकाल के लड़ाई के पोजीशन पे आ जाता है। टाइटस हंसता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। वैन केसिंग जाओ से कहता है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो और ये जगह कहाँ पे है और इसने मुझे मारा क्यों नहीं? अपना जाओ जिसू कहता है, सब बताता हूँ, सब्र करो। अब कट टू सीन गाइस। अपना वैन केसिंग, चैंगलिंग, टाइटस, जाओ जिसू एक ही टेबल पे बैठे हुए थे। अपना वैन केसिंग टाइटस की तरफ देख के बोलता है, वैसे तुमने ऐसा क्यों किया? हमें जाने क्यों दे रहे हो डीमन वर्ल्ड? तुम्हें तो उसकी रक्षा करनी चाहिए ना। टाइटस अपने पाँव पे पाँव रख लेता है, अपने सर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे उसकी रक्षा नहीं करनी। मैं ऐसी जगह की रक्षा क्यों करूं जिसने हम चारों लोगों को शराब दिया है? अपना वैन केसिंग कहता है,
क्या मतलब? टेटस कहता है मैं यहाँ पे मर्जी से किसी की रक्षा थोड़ा ना करता हूँ, हमें तो श्राप मिला हुआ है कि हम जिंदगी भर इस डीमन वर्ल्ड की रक्षा करते रहेंगे। अब जो ये चारों पहरेदार है ना, यहाँ के चारों रक्षक, वो अपनी मर्जी से रक्षा नहीं करते, उनको श्राप दिया गया है कि वो जिंदगी भर इस जगह की रक्षा करते रहेंगे, ना ही मर सकते हैं ना ही यहाँ से भाग सकते हैं। अब वो जो परी रहती है ना, वो बच्ची, वो टेटस के पास आती है और कहती है मैं सोने जा रही हूँ, बाय बाय टेटस भैया। और ये कहते ही सोने चली जाती है। वैन केसिंग कहता है तुम इसके सगे भाई हो? टेटस कहता है नहीं, मैं यहाँ पे किसी का सगा नहीं हूँ। ये वो सारे लोग हैं जिसे डीमन वर्ल्ड ने निकाल रखा है, क्योंकि इनके पास कोई शक्ति नहीं है, तो मैं इनकी रक्षा करता हूँ बस। जाओ जैसे कहता है ये डीमन वर्ल्ड है कैसा? टेटस कहता है पता नहीं, जब मैं था तब तो जानवरों जैसा था, ना ही कोई घर ना ही कुछ, एक दूसरे को मारते पीटते रहते थे, बेकार था डीमन वर्ल्ड। मुझे तो इंसानी लोग जाना था, वहाँ के लोगों से बात करना था, दोस्त बनाना था, शादी करने थे, बच्चा पैदा करना था, बट सारे सपने टूट गए। डीमन वर्ल्ड ने मुझे शराब दे दिया और इस रास्ते के रक्षे के लिए लगा दिया। जैसे इकरस को लगा रखा है वैसे ही हम चारों को लगा दिया। चैंगलिंग बोलता है ये जगह बनी क्यों? जब इकरस वाली जगह थी तो ये अनलीगल जगह बनाई ही क्यों गई है? अपना टेटस कहता है ये बनाई नहीं गई है, ये बन गई है, ये शुरुआत से ही थी, बस इसे हम हील नहीं कर पाए, इस जगह को बंद नहीं कर पाए, इसलिए रक्षा के लिए हमको लगा दिया गया है। हम चारों लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं एक तरीके से। वो हमको देख के लगेगा नहीं कि वो मेरा दोस्त है, बट वो मेरा छठी बटी वाला दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त। हम एक बार एक चोरी करते हुए पकड़े गए और हमें यहाँ पे रक्षा के लिए लगा दिया गया। मैं उन चारों को ही जानता हूँ और किसी को नहीं, मैं तो भूल गया हूँ, मुझे किसी का चेहरा ही याद नहीं है, बस यहाँ के लोगों को जानता हूँ। सुबारा भी इतनी ताकतवर है कि किसी को आने ही नहीं देती, पहले ही वहाँ पे सबको मार देती है। तुम्ही लोगों का चेहरा देख पाया हूँ, पता नहीं कितनी बीसी बदल गई है, कौन सा साल चल रहा होगा मुझे पता ही नहीं। अपना वैन केसिंग बोलता है 2024 चल रहा है। टेटस शराब पीता है और कुछ नहीं कहता है। अब कट टू स्टोरी गाइस। अपना चैंगलिंग सोने के लिए चला गया होता है, टेटस भी सोने के लिए चला गया होता है, जाओ जिसु भी सोने के लिए जा ही रहा होता है। तभी वैन केसिंग जाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे भूख लगी है। जाओ जिसु कहता है तो क्या, मैं क्या करूँ? अपना वैन केसिंग कहता है तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जाल से बचाऊंगा, तो तुम मुझे अपना खून पीने दोगे। अब तुम बात से पलट रहे हो। एक स्पेशल वुल्फ ऐसी हरकतें करते हैं क्या? मुझे पता नहीं था। जाओ जिसको गुस्सा होने लगता है, बट वो करता भी क्या, उसने बोल रखा था, इसलिए वो चुपचाप अपना हाथ आगे कर देता है कि पी लो खून मेरा। वैन केसिंग स्माइल करता है, उसके हाथों को बड़े प्यार से होल्ड करता है और रफ करने लगता है। जाओ जिसको गुस्से में कहता है ये मत करो, ऐसी हरकतें मत करो, चुपचाप खून पियो और सोने जाओ, सुबह हमें जाना भी है। वैन केसिंग स्माइल करता है, चेयर से उठता है और जाओजिसु का हाथ छोड़ देता है और उसके नेक के करीब जाने लगता है। अपना जाओसु बोलता है क्या कर रहे हो तुम? वैन केसिंग बोलता है खून पीने जा रहा हूँ। जाओजिसु बोलता है हाथ से पियो, नेक से दूर रहो। वैन केसिंग कुछ नहीं कहता है और जाओजिसु के नेक पे बाइट करने लगता है, मतलब खून पीने लगता है। जाओजिसु का फिर से शरीर एकदम कंपन सा होने लगता है, पूरा चेहरा लाल हो गया होता है और थोड़ी सी गर्मी टाइप लग रही होती है। वैन केसिंग जाओ के नेक को थोड़ा सा नीचे कर लेता है, उसका बाल कस के पकड़ा हुआ रहता है। जाओजिसु को अजीब सा लगने लगता है। उसने अपना एक हाथ अपने होठ पे रख रखा हुआ था और दूसरे हाथ से वैन केसिंग का शर्ट बहुत कस के पकड़ा हुआ था। वहाँ से अचानक से चैंगलिंग आ जाता है। वो देखता है वैन केसिंग को खून पीता हुआ, तो अपनी कदम पीछे करते करते वहाँ पे जाने लगता है। ना वैन ने ना ही जाओ ने चैंगलिंग को नहीं देखा होता है। चैंगलिंग के चेहरे पे अजीब सी स्माइल रहती है और वो अंदर चला जाता है। अब वहाँ पे टेटस भी आता है अपनी दारू की बोतल लेने के लिए, बट ये सीन देख के स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब कट टू स्टोरी गाइस, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैंगलिंग, जाओजिसु और अपने वैन केसिंग जाने के लिए तैयार होते हैं दूसरे लेवल पे। अपना टेटस उन दोनों को ऑल द बेस्ट करता है और कहता है हाँ तुम्हें ये गर्म कपड़े अच्छे तो लगे ना। अभी जो अपना टेटस रहता है ना,
उसने उन तीनों को गर्म कपड़े दिए होते हैं। जाओ जिसो बोलता है गर्म कपड़े क्यों दिए हैं? अपना टेटस बोलता है क्योंकि जिसके पास अभी तुम जा रहे हो वो बर्फ़ की रानी है एक तरीके से। उसके पास एक ड्रैगन है जो आग नहीं बर्फ़ फेंकता है। वो हम चारों में से एक ऐसी पर्सन है जो इंसानी वर्ल्ड में जा चुकी है। वो इंसानी वर्ल्ड से ही डीमन वर्ल्ड में आई थी। उसका नाम स्नोमी है। स्नोमी नाम सुनते ही वैन हेल्सिंग का चेहरा थोड़ा सा फीका सा पड़ने लगता है। अपना जाओ जिसो टेटस को थैंक यू बोलता है उनकी मदद करने के लिए, उनको रहने देने के लिए और उनके लिए गर्म कपड़े देने के लिए। टेटस स्माइल करता है और कहता है मेंशन नॉट, अब अपने चैंगलिंग जाओ और अपने वैन हेल्सिंग चले जाते हैं दूसरे लेवल पे, एक्चुअली तीसरे लेवल पे, स्नोमी वाले लेवल पे। वो तीनों जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी। पेड़ भी बर्फ़ में कन्वर्ट हो गई थी। पानी की तो एक बूंद भी नहीं थी। मछली बेचारी बर्फ़ बन चुकी थी। एक तो इतनी बर्फीली जगह और तो ऊपर से बर्फ़ भी गिर रही थी। हवा भी बहुत ही तेज़ था। अपना जाओ जिसो फटाफट वुल्फ के रूप में आ जाता है ताकि उसे ज़्यादा सर्दी ना लगे। अपना वैन हेल्सिंग तो वैम्पायर ही था, उसे तो सर्दी लगने की चांस ही नहीं थी। अपना जो वैन हेल्सिंग रहता है ना, वो अपने गर्म कपड़े चैंगलिंग के ऊपर रख देता है और कहता है तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। चैंगलिंग को बहुत ही सर्दी लग रही होती है क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान ही तो है। वैन हेल्सिंग का ना अभी भी मूड थोड़ा सा उदास ही था। वैन हेल्सिंग मन में ही बोलता है मैं स्नोमी को वापस नहीं देखना चाहता, मैं दोबारा उसको नहीं देखना चाहता। तो आपको क्या लगता है वैन हेल्सिंग स्नोमी को जानता है क्या? और अगर जानता भी है तो वैन हेल्सिंग का स्नोमी के साथ रिश्ता क्या होगा? ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है ना तो चैनल के साथ बने रहें, और चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय वंशु लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वंशु।